गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एलएनटी महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उदारवादी दृष्टिकोण किस तरह से अपने विचार को प्रस्तुत करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य है, या अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, इस पे उदारवाद ने अपने विचार को प्रस्तुत किया और बताया। उदारवाद का मैंने जब क्लासिकल रूट्स के बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली जो उदारवाद की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लॉक से मैंने बताया था। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, नव उदारवाद, क्योंकि मैंने उदारवाद आप लोगों को पढ़ा दिया है और मैंने ये स्लाइड आप लोगों को नहीं शेयर किया था, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कर देना चाहती हूँ। कि उदारवाद, जैसे सिंपल से अगर उसके डेफिनेशन की बात आए तो क्या है कि उदारवाद एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि राज्य आपस में सहयोग कर सकते हैं, और यह सिद्धांत सामाजिक संस्थाओं, लोकतंत्र, आर्थिक आपसी निर्भरता की भूमिका को महत्व देता है तथा युद्ध को टालने की बात करता है और शांति और संवाद की आवश्यकता पे बल देता है। कहने का मतलब क्या है कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है, मैंने कहा था कि लॉक ने बताया था कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई थी, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ये प्राकृतिक अधिकार मैंने क्या बताया था कि वो 3 तरह के अधिकार की बात करते हैं स्वतंत्र जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या आ रहा है कि राज्य क्या है। राज्य जैसी, जैसे उदारवाद की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि राज्य जैसी संस्था का निर्माण कैसे हुआ है, मनुष्यों ने आपस में समझौता करके, खासकर समझौतेवादी जो विचारक मानते हैं, ऑफ स्लॉक रूसो की बात कर रहे हैं। तो राज्य जैसी संस्था का निर्माण क्यों हुआ है, ताकि आपस में लोग सहयोग करें और उनके जीवन को नियंत्रित और अनुशासित करने के लिए। जब हम उदारवाद की बात, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उदारवाद क्या बताने का प्रयास करता है कि विश्व व्यवस्था जो है वो आपसी सहयोग पे आधारित है। और सामाजिक संस्थाओं का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका यूएनओ हो गया, राष्ट्र संघ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क, आसियान, ब्रिक्स हुआ, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट पे जो न्यू लिबरलिज्म थॉट है वो उस पर बल देता है। और साथ ही साथ कहता है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जो उदारवादी या फिर नौ उदारवादी जो विचारक वो मानते हैं कि अगर राष्ट्र बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक होगा, यानी राष्ट्रों की संख्या लोकतांत्रिक शासन पद्धति पे आधारित होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रों के बीच में सहयोग होगा, शांति होगा और डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाएगा। इसलिए नव उदारवादी ये मानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आर्थिक आपसी निर्भरता, यानी राष्ट्र का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो राष्ट्रों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिड्यूस होगा, कम होगा, और सहयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे युद्ध की संभावना कम होगी और शांति को हम स्थापित कर सकते हैं। अगर युद्ध और विवाद जैसी स्थिति रहती है तो नव उदारवादी मानते हैं कि हम लोग संवाद यानी निगोशिएशन के थ्रू किसी भी विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं या किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमने डिस्कस किया था कि इसकी विशेषताएं, यानी ये मनुष्य के स्वभाव को अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है और अच्छा सोचता है और सही की बात करता है। जैसा यथार्थवादी मानते थे कि मनुष्य क्या है, सेल्फिश है, लेकिन उसकी जगह पे ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, रीजन उसके अंदर है, रैशनल है, इसलिए सही गलत में फर्क कर सकता है। साथ ही साथ राज्यों का आपसी लाभ के लिए, यानी जो प्रत्येक स्टेट होंगे या प्रत्येक कंट्री होंगे, जो भी कार्य करेंगे आपसी सहयोग के साथ करेंगे, आपसी लाभ के माध्यम से करेंगे। और डिफरेंट संस्थाएं बनेंगी, तो संस्थाओं का निर्माण आप जानते हैं कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कैसे होता है कि किसी एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज जो हैं एक प्लेस पे इकट्ठे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनके ऑब्जेक्टिव कॉमन होंगे, उनके इंटरेस्ट कॉमन होंगे, तो किसी भी समस्याओं का समाधान वो क्या करेंगे, बातचीत के माध्यम से कर सकेंगे, संवाद के माध्यम से कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका
जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इसमें प्रमुख विचारक कौन कौन से थे, तो मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको बताया था कि लॉक हैं, आपके हो गए, लॉक के साथ साथ इमैनुअल कांट हो गए, वुड्रो विल्सन, एडम स्मिथ थे, नॉर्मन एंजल्स थे। ये सब विचारक जो थे शास्त्रीय उदारवाद की बात करते हैं। उदारवाद की श्रेणियों में विचारकों की संख्या बहुत है, मिल भी उदारवादी एक विचारक आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी विचारक ये मानते हैं कि स्टेट की भूमिका लिमिट होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक रैशनल प्राणी है, और स्टेट को वही इंटरफेयर करना चाहिए जहां उनकी सुरक्षा की बात है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हम नौ उदारवाद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल को लेकर आगे नौ उदारवादी सिद्धांत बढ़ता है। नेक्स्ट है, हमने चर्चा किया था प्रीवियस क्लास में, हाँ, नौ उदार की वाद की बात मैंने किया था कि जो न्यू लिबरलिज्म थॉट है वो 1970 के दशक में उभरा था, जो यथार्थवाद के कुछ पहलुओं को स्वीकार करता है, संस्थाओं की भूमिका पे बल देता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि एक तरीके से नव यथार्थवाद की प्रतिक्रिया है जो अराजकता के प्रबंधन की जरूरत को मानता है। जैसे सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास हम करें कि जो नव उदारवाद सिद्धांत है वो ऐसा नहीं है कि जो रियलिस्ट अप्रोच के जो भी प्रिंसिपल है उसे पूरी तरह से अस्वीकार करता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में या वर्ल्ड अफेयर में एनार्किज्म मौजूद है। एनार्किज्म मैंने पहले ही डिस्कस किया क्यों मौजूद है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। तो नौ उदारवादी मानते हैं कि एनार्किज्म है, तो इस एनार्किज्म को कैसे खत्म किया जाए, इंस्टीट्यूशंस की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ प्रबंधन का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए जिससे एनार्किज्म को पूरी तरीके से या तो समाप्त कर दिया जाए या कहीं ना कहीं उसको कम करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है उसकी विशेषताओं के बारे में है कि अराजकता, मैंने अभी डिस्कस किया कि अराजकता एनार्किज्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन की भूमिका पे बल देते हैं। वो कहते हैं कि राज्यों का लाभ के लिए खोज और संस्थाओं की भूमिका का महत्व। वो कहते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि जैसे जो रियलिज्म थॉट है वो कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक कंट्री क्या है, सापेक्ष लाभ को बढ़ावा देता है, और ये नौ उदारवादी क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं या फिर राज्य होते हैं, वो निरपेक्ष लाभ को बढ़ावा देते हैं। अब सापेक्ष लाभ और निरपेक्ष लाभ को कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि भारत और चाइना के क्या है, इकोनॉमिक व्यापार अच्छे हैं। अब मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे या किसी भी व्यापार पे अगर इंडिया को 50% बेनिफिट मिलता है और वहीं पे चाइना को 100% बेनिफिट मिलता है, तो रियलिज्म थॉट यहाँ पे क्या कहता है कि जब भारत को 50% उसको बेनिफिट मिलेगा तो उसके माइंड में डर रहेगा, भय रहेगा, शंका रहेगा, कि वो ये नहीं सोचेगा कि हमें लाभ कितना मिला है, वो ये सोचेगा कि चाइना को इतना लाभ क्यों मिल रहा है। ये हुआ आपका रिलेटिव गेन यानी सापेक्ष लाभ। अब निरपेक्ष लाभ क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी मुद्दे पे भारत को 60% या 65% का बेनिफिट मिलता है और पाकिस्तान को 100% मिलता है या 70% मिलता है, तो भारत ये कहीं पे भी मतलब उसके अंदर सस्पिशियस नहीं होगा या फिर डायलमा की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान को इतना बेनिफिट क्यों हुआ। वो सोचेगा कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी प्रश्न पे हमें तो बेनिफिट हुआ, तो ये निरपेक्ष लाभ की बात हुआ। तो मुझे लगता है कि सापेक्ष लाभ और निरपेक्ष लाभ क्लियर हो गया है। और इसके अंतर्गत जो विचारकों की जब हम बात करते हैं तो जोसेफ नाई और रॉबर्ट क्यूहेन, जो इनकी पुस्तक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 में आई थी, ये बोलते हैं कि जटिल अंतर्निर्भरता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विश्व क्या है कि एक जटिल का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस विश्व को कैसे शांतिमय बनाया रखा जाए ताकि इंस्टीट्यूशन जो है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्री मार्केट के थ्रू, इकोनॉमिक मार्केट के थ्रू, व्यापार के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे से जुड़ी रहेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि राष्ट्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। जब आपसी सहयोग बढ़ेगा और किसी भी जैसे मुद्दे, किसी भी इश्यूज या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन क्या होगा कि हम सबसे पहले
एक तरीके से संधि के माध्यम से या समझौते के माध्यम से या निगोशिएशन के थ्रू हल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि उदारवाद के मुख्य सिद्धांत, जो मैंने ट्रेडिशनल लिबरलिज्म की बात की, उसी बेसिक थॉट को लेकर आते हैं, लेकिन इनमें इनका एक तरीके से इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये रहता है कि हम इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, ताकि जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, जो विश्व में जटिल आत्मनिर्भरता है, उस आत्मनिर्भरता को कैसे हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकें, यानी सहयोग राष्ट्रों के बीच में हम अधिक से अधिक सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए उदारवाद और नव उदारवाद में अंतर। जैसे सिंपल सी बात है, उदारवाद और न उदारवाद में क्या अंतर है। उदारवाद मानव स्वभाव पे आधारित है। मैंने पहले ही बताया कि वो मनुष्य को क्या कहता है, रेशनल प्राणी मानता है, यानी कहता है विवेकशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य जो भी डिसीजन लेता है वो सही और गलत को फर्क कर सकता है, वो तार्किक आधार पे सोच सकता है। जबकि न उदार कहता है कि संस्थागत जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उस पर जोर देता है, कि जैसे संस्थागत स्ट्रक्चर क्या हुआ, जैसे मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य ही आपस में मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि संस्थाओं का स्वरूप, नव उदारवादी कहते हैं कि संस्थाओं का स्वरूप हमें इस तरीके से उसकी रचना करना है ताकि विश्व स्तर में कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। उदारवाद असहयोग को युद्ध का कारण मानता है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्र आपस में, उदारवादी विचारक क्या कहते हैं कि राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं करते हैं, यही रीजन होता है कि राष्ट्रों के बीच में वॉर होता है। जबकि नव उदारवादी मानते हैं कि अराजकता और संस्थाओं की कमी को देखने की कोशिश करता है, यानी वो युद्ध पे फोकस नहीं करता है। वो कहता है कि अराजकता का मूल कारण क्या है और संस्थाओं का मतलब इंस्टीट्यूशंस की जो कमी है, विश्व स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, इसी कमी के माध्यम से वो कहता है कि कमी रहने के कारण ही विश्व जो है एनार्किज्म पे आधारित है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। और जहां तक समाधान की बात है तो ये उदारवाद नैतिकता पे जोर देते हैं, जबकि नव उदारवाद ये मानते हैं कि संस्थाओं पे, मैंने बार बार यही डिस्कस किया कि ये मॉरलिटी पे फोकस करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन पे यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम देखेंगे उदारवाद नैतिकता और लोकतंत्र के माध्यम से, जैसे सहयोग, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंतर्गत राष्ट्र कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करे। तो आपका लिबरलिज्म क्या कहता है कि नैतिकता यानी राष्ट्रों को ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल होने की बात करता है, एथिक्स की बात करता है, डेमोक्रेसी सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की बात करता है। बोलेगा कि ये नैतिकता जैसी सिचुएशन या लोकतंत्र जैसी सिचुएशन आएगा तो राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे। जबकि नव उदार क्या कहता है कि संस्थाओं और नियमों के माध्यम से सहयोग को बढ़ा, मतलब मैंने कहा कि संस्थाओं का विकास होगा, उसके नियम क्या है प्रत्येक राष्ट्र एक जगह बैठकर तय करेंगे, तो वो नियम कहीं ना कहीं क्या है हमारे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेगी, हमारे इंटरेस्ट की बात करेगी, तो कहीं ना कहीं विश्व में शांति स्थापना पर जोर दिया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे, क्योंकि कॉमन एकदम लैंग्वेज में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दृष्टिकोण की प्राथमिकता, यानी सिंपल सी बात है, मैंने डिस्कस किया था कि उदारवाद क्या है, स्वतंत्रता, न्याय और आपका क्या कहते हैं मानव के अच्छे स्वभाव पे फोकस करता है। नौ उदारवाद क्या करता है कि व्यवहारिक है, यानी कि वो किसी भी चीज को रेशनल तरीके से देखने का प्रयास करता है। और लाभ, यानी हमने बार बार क्या कि मार्केट यानी व्यापार, मार्केट, बाजार अर्थव्यवस्था की बात करता है और ये सोचता है कि प्रत्येक राज्य इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर लाभ को प्राप्त करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और जिस तरीके से शांति की, अस्थायी शांति की संभावना विश्व में सोची जा सकती है, उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसको स्थापित किया जा सकता है। अब आलोचना की बात आती है। आलोचना में मैं एक तरीके से एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी थियोरी एब्सोल्यूट नहीं होती है, कहने का मतलब कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यथार्थवाद ने विश्व व्यवस्था को जैसे एनालिसिस करने, जिस तरीके से मूल्यांकन करने का प्रयास किया वो सार्वभौमिक है, या फिर आदर्शवाद ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जिस तरीके से प्रस्तुत किया या जिस तरह देखने की उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण है वो सार्वभौमिक है, या फिर उदारवादी या नौ उदारवादी। कहने का मतलब कि कोई भी दृष्टिकोण
अपनी एक बेसिक प्रिंसिपल, एक मान्यताओं के थ्रू किसी चीज़ को देखने का प्रयास करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ पीस दोनों मौजूद रहता है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड व्यवस्था पूरी तरीके से संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। विश्व में शांति के साथ साथ संघर्ष भी चलता है। तो उसी तरह यथार्थवादी जो विचारक हैं, वो नौ उदारवादियों का और उदारवादियों का इस बिहाफ पे आलोचना करते हैं कि उदारवादियों ने जिस तरीके से विश्व में शांति की केवल बात की है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है कि शांति होता है, विकास होता है, सहयोग होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि विश्व में संघर्ष मौजूद है और संघर्ष में ये कोशिश किया जा सकता है कि संघर्षों की संख्या को हम कैसे कम कर सकें। इसी आधार पे यथार्थवादी कहते हैं कि जो उदारवादी और नौ उदारवादी है, शक्ति संतुलन और सभी राज्यों के लोकतंत्र होने की संभावना को नज़रअंदाज करते हैं। कहने का मतलब है कि विश्व व्यवस्था में आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हर राष्ट्र डेमोक्रेटिक है। अगर हमारे भारत में डेमोक्रेसी है तो चाइना में कुछ और सरकार है, रशिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। तो ये यथार्थवादी कहते हैं कि जो उदारवादी या फिर नौ उदारवादी है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक यूटोपियन थॉट देने का प्रयास करते हैं, कि एक कल्पना करते हैं कि विश्व में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जबकि रियलिटी ये है कि प्रत्येक देश का पॉपुलेशन डिफरेंस है, उनकी गवर्नमेंट बॉडीज डिफरेंट है और साथ ही साथ उनके कार्य करने का तरीका, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम कलेक्टिव सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की संभावनाओं को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, और पावर पॉलिटिक्स को भी नज़रअंदाज करते हैं। ये यथार्थवादियों का मानना है कि पावर पॉलिटिक्स को नकारते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को नकारते हैं, और जो एक डाइवर्सिफाई वर्ल्ड है, उस डाइवर्सिफाई विभिन्नता को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस आधार पे जो उदारवादी या नौ उदारवादी विचारकों ने जो शांति स्थापना की बात की है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो सकती है। फिर भी आप लोग क्या कहते हैं कि एक क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज़ का एक क्रिटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चंस पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदारवादी और नौ उदारवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो पहले उदारवाद है क्या, उसका ब्रीफ में आप लिख लेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद मेन उसके प्रिंसिपल क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, और कंटेम्प्रेरी सिनेरियो को देखते हुए आप एनालिसिस करने का प्रयास करिएगा कि कहाँ तक उदारवाद के जो तत्व है, जो सिद्धांत है, आपको रेलिवेंट नजर आते हैं। और क्रिटिसिज्म, हमने कहा कि कोई भी थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं होती है। फिर आप क्रिटिसाइज करिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि चूंकि विश्व व्यवस्था में सहयोग और शांति साथ साथ चलती रहती है, तो ऐसी अवस्था में हमें विश्व को एक शांति इस्टेब्लिश करने के लिए, या कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, जो न्यू लिबरल्स ने जो थॉट दिए हैं, चाहे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी की बात किए हों, चाहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात की है, तो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है। क्योंकि कॉमन जब इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, चाहे आपका टेररिज्म का मैटर हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात हो, तो ऐसी इश्यूज में प्रत्येक राष्ट्र के व्यू कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को डील कर सकते हैं एग्जाम में। मुझे लगता है कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो जब क्लास कॉलेज विजिट करिएगा, मुझसे संपर्क करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैम समझ में आ गया था ना?